नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मुंबई मेट्रो के साथ मैं हूं अनंत भट्ट और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक की है। इस बैठक में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली पुलिस को इस मामले की तफ्तीश करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही एजेंसियों को हर तरह की मदद करने को कहा गया है। आपको बता दें कि शाम 5:05 पर इजरायली दूतावास के पास कम तीव्रता का धमाका हुआ था। खुफिया एजेंसियों के अधिकारी भी इस हाई लेवल मीटिंग में मौजूद रहे। अहम जानकारी यह भी है कि पश्चिम बंगाल का दौरा अमित शाह ने अपना रद्द कर दिया है। मौजूदा जो हालात दिल्ली में बने हुए हैं उसको देखते हुए ये अहम बैठक की गई। आपको बताएं कि इजरायली दूतावास से 150 से 200 मीटर की दूरी पर एक आईईडी ब्लास्ट हुआ। हालांकि आईईडी ब्लास्ट कम तीव्रता का था और इस धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ। इस धमाके की जांच जारी है। स्पेशल सेल जांच कर रही है। एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंची, हालात का मुआयना किया। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। दो अहम जानकारियां इस ब्लास्ट को लेकर और सामने आई। सूत्रों के हवाले से कि एक प्लास्टिक में लपेटकर आईईडी को फेंका गया था। एक कार की भी तलाश है जो सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है, जांच एजेंसियों के रडार पर है। इसके अलावा एक लिफाफा भी मिला है जो इजराइल के राजदूत के नाम था। तो जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि इस पूरी साजिश के पीछे जो भी लोग हैं उनको बेनकाब किया जाए। और ये धमाका ऐसे मौके पर हुआ है जब भारत इजराइल के बीच जो कूटनीतिक संबंध है उनकी वर्षगांठ का मौका था और ऐसे मौके पर यह धमाका किया गया। एक और अहम बात है इस धमाके को लेकर, वो ये कि जिस समय धमाका किया गया उससे केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर ही बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे, वीवीआईपी लोग मौजूद थे। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, तमाम सेनाओं के, तीनों सेनाओं के अधिकारी, आला अधिकारी मौके पर मौजूद थे। और सीधे हम रुक करेंगे, संवाददाता कमलजीत संधू हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी देने के लिए। कमलजीत, ये बताएं कि बंगाल का दौरा अमित शाह ने रद्द कर दिया है। ये जो बैठक हुई इसमें केवल ये ब्लास्ट पर फोकस रही या दिल्ली में जो संपूर्ण हालात बने हुए हैं, धरना चल रहा है, लाल किले पर जो हुआ वो भी मसला था, ये तमाम पहलू इस बैठक में शामिल किए गए? देखिए, जो करंट सिचुएशन है उस पर डिस्कशन हुई और खासतौर पे क्योंकि ये शाम की डेवलपमेंट है, 5:05 पे ये ब्लास्ट हुआ है और इजरायल एम्बेसी के पास ब्लास्ट हुआ है, तो जो इमीडिएट फोकस ऑफ मीटिंग था वो तो ब्लास्ट पे ही था। और जो पूरा दिन में होता रहा है और जिस तरह से हमने देखा है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उस पर भी नजर गृह मंत्रालय ने बना के रखी हुई है। लेकिन जो शाम की बैठक है खासतौर पे क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरह से एनएसए ने भी बात की है, जो फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर है उन्होंने भी अपने इजरायली काउंटर पार्ट से बात की है और उसे एक टेरर का हादसा बताया है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो एक अहम बैठक हुई है और खासतौर से हमने देखा कि आला अधिकारी हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस के हों या फिर एनआईए के हों, तो वो सब मौके पे मौजूद थे और देर शाम को इस पर भी चर्चा हुई है कि किस तरह जांच का पहलू किया जाएगा और किस एंगल पे इन्वेस्टिगेशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमलजीत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में मुंबई की बड़ी खबरें। दिल्ली में कम तीव्रता वाले धमाके से हड़कंप। इजरायली दूतावास से करीब 150 मीटर की दूरी पर हुआ विस्फोट। दिल्ली में विस्फोट के बाद मुंबई में भी अलर्ट। मुंबई स्थित इजरायली वाणिज्य दूतावास की बढ़ाई गई सुरक्षा। 1 फरवरी से मुंबई में आम लोगों के लिए चलेगी लोकल। एक निश्चित समय सीमा में ट्रैवल कर पाएंगे लोग। मई से 2 नए रूटों पर चलेगी मेट्रो। उद्धव ठाकरे ने किया देश में निर्मित मेट्रो के नए रैक का अनावरण। मुंबई में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 494 नए मामलों से बड़ी चिंता। एक दिन में 8 लोगों की मौत। अब मुंबई में रात 1 बजे तक खुल सकेंगे रेस्तरां। महाराष्ट्र सरकार के फैसले से होटल उद्योग में खुशी की लहर। आज आए सरकार के आदेश में दुकानों को 11 बजे तक खुलने की मिली इजाजत। करना होगा कोरोना गाइडलाइंस का पालन। मुंबई में कोरोना से हो चुकी है
11,334 लोगों की मौत। शहर में फिलहाल 5,417 एक्टिव केस। फेज 2 की वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए रजिस्ट्रेशन का काम बीएमसी ने किया लगभग पूरा। 1,90,000 फ्रंटलाइन वर्कर को किया कोविन ऐप पर रजिस्टर। पहले फेज में 1,30,000 हेल्थ केयर वर्कर को बीएमसी लगाएगी वैक्सीन। 5 फरवरी तक पूरी हो जाएगी ड्राइव। रालेगन में अन्ना हजारे ने कल से आमरण अनशन नहीं करने का फैसला किया। देवेंद्र फडणवीस और कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से मिलने के बाद किया फैसला। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सभी मंत्री कल दिल्ली में करेंगे सोनिया गांधी से मुलाकात। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर हो सकती है चर्चा। वित्त मंत्री ने संसद में पेश किया आर्थिक सर्वे में अगले कारोबारी साल तक अर्थव्यवस्था की पटरी पर लौटने का अनुमान। आर्थिक सर्वे ने 2020-21 में विकास दर -7.7% रहने की जताई आशंका। इकोनॉमी में वी शेप रिकवरी का किया दावा। आर्थिक सर्वे में मिले अच्छे संकेत। सप्लाई सुचारू होने से रिटेल महंगाई दर में कमी। मध्य वर्ग के लिए बजट में आ सकती है नई हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। हेल्थ बजट भी किया जा सकता है दोगुना। 588 अंकों की गिरावट के साथ 46,285 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 182 पॉइंट्स लुढ़ककर 13,634 पर बंद। फ्यूचर रिटेल विवाद के बीच विदेशी निवेश के नियमों के उल्लंघन में फंसी अमेजन। ईडी ने ई कॉमर्स कंपनी के खिलाफ दर्ज किया मामला। कोरोना काल में नौकरियां देने में सबसे आगे रहा स्टार्टअप सेक्टर। पहली छमाही में 1.7 लाख लोगों को दिया रोजगार। कोरोना के असर से देश में पिछले साल सोने की मांग 35% लुढ़की। ज्वेलरी की डिमांड में 42% की गिरावट। दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर हुए कम तीव्रता के धमाके को इजरायल ने आतंकी हमला बताया है। इस धमाके के बाद देश भर के सभी हवाई अड्डों, अहम ठिकानों, सरकारी इमारतों की सुरक्षा को अलर्ट कर दिया गया है। मुंबई में इजरायल के वाणिज्यिक दूतावास और यहूदी सेंटर खबार हाउस की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सिर्फ 2 किलोमीटर दूर बीटिंग द रिट्रीट के समारोह में देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक मौजूद थे। शाम 5:05 पर इजरायली दूतावास के पास एक ब्लास्ट हुआ। ये ब्लास्ट उस माहौल में हुआ जब अभी 3 दिनों पहले दिल्ली हिंसा में लहूलुहान हुई है। ये ब्लास्ट उस दिन हुआ जब भारत और इजरायल के कूटनीतिक रिश्तों के 29 साल पूरे हुए हैं। ब्लास्ट तो कम तीव्रता का था, लेकिन इजरायली दूतावास के बाहर खड़ी कारों के शीशे चटक गए। ब्लास्ट में आईईडी के इस्तेमाल होने की आशंका है। ये भारी फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और यहाँ से कुछ दूरी पर ही इजरायली एम्बेसी है। मैं इधर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि स्पेशल सेल के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अपने कैमरामैन सत्या को कहूंगा कि यहाँ से दिखाने की आपको कोशिश करें। ये आप देखेंगे अगर यहाँ से, तो यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाई देंगी। ये जो दूर है यहाँ पर स्पेशल सेल के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो वहां पर सामने, वो जो सामने का इलाका आप देख पा रही है, ये वहीं पर जिस तरह की जानकारी जैसा स्पेशल सेल के अधिकारियों ने कंफर्म किया था, जूम करके सत्या जो हमारे कैमरा पर्सन है वो आपको दिखाएंगे कि वो वहां पर दिल्ली पुलिस के जो तमाम स्पेशल सेल के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए। जो जानकारी मिली थी स्पेशल दिल्ली पुलिस को और दमकल विभाग के गाड़ी अधिकारियों को 5:00 पर यह जानकारी मिली कि बंगले नंबर 6 से कि यहाँ पर एक धमाका हुआ है, जिसके बाद स्पेशल सेल के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए। ब्लास्ट के बाद इजरायली राजदूत रॉन मल्का ने आज तक से इस बात की पुष्टि की है, हमले में दूतावास के सभी लोग सुरक्षित हैं। इजरायली दूतावास की इमारत और सभी स्टाफ सुरक्षित हैं, लेकिन इजरायली दूतावास के 150 मीटर के भीतर हुए ब्लास्ट ने अपनी तीव्रता से कई गुना ज्यादा दहशत फैलाई है।
आपको सैनिटाइज करना है पूरा इलाका, यानी कि आपको जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स वगैरह यहाँ पर आए थे वो यही देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ और इलाकों में और ज्यादा खतरा हो सकता है। देखिए, सड़क के किनारे एक हिस्से में आप वो ब्लास्ट वाली जगह जरूर देख रहे हैं और उस पर आपको बहुत ज्यादा क्षति नहीं नजर आएगी, क्योंकि जो वहां पर गाड़ियां खड़ी थी उनमें क्षति दिखी है। लो इंटेंसिटी अगर ब्लास्ट होता है तो उसका असर आप कुछ इसी तरीके का देखते हैं। ऊपर जो सड़क के ऊपर जो खड़ी थी चीजें, उनके ऊपर तो असर पड़ा है, लेकिन कोई ऐसा गड्ढा आपको वहां पर नहीं दिख रहा है। दूसरी चीज, यानी कि सबसे पहले तो जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड आकर उसने पूरा निरीक्षण किया है और देखा है कि अगर कोई संदिग्ध वस्तु है तो उसकी अच्छी तरीके से जांच पड़ताल हो। इजरायली एम्बेसी के भीतर भी पूरी तरीके से चप्पे चप्पे का ख्याल रखा गया है और देखा गया है कहीं भीतर भी तो किसी तरह का कोई थ्रेट नहीं है। यहां पर जो हाई प्रोफाइल इमारतें हैं, जो घर हैं, उन सब को भी पूरी तरीके से सैनिटाइज किया गया है, यानी ये पूरी सड़क जिस पर निरीक्षण रहा है। दूसरी चीज जो की गई है वो ये है कि यहां पर जांच का काम शुरू हो सके। जांच का काम के लिए यहां पर फोरेंसिक जो टीमें हैं, जिनके अभी लैब में जाएंगे, वो सैंपल इकट्ठा करके यहां से ले जाया जा रहा है। उन सैंपल्स को देखा जाएगा कि उनमें किस चीज की मात्रा है, किस तरह का वो एक्सप्लोसिव था। ब्लास्ट के बाद पुलिस और सीआरपीएफ के अलावा बम निरोधक दस्ता और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के अलावा एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंची है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और आईबी के अधिकारियों से बात की है। ये दो चीजें एकदम साफ हो चुकी है। एक चीज की आईडी था, लो इंटेंसिटी का आईडी था। दूसरा ये कि कोई और आईडी रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी आप देख पा रहे हैं अधिकारी मौके पर मौजूद है। जो क्राइम सीन है उसको स्पॉट किया जा रहा है, उसका पिक्चर क्लिक किया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं। कुछ अधिकारी यहां से निकले हैं, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, वो लगातार अपडेट दे रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं, बेहद संवेदनशील इलाका है और इजराइल की एम्बेसी से महज 150 मीटर की दूरी पर यह धमाका हुआ है। इस वजह से जो दिल्ली पुलिस है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रही हैं। इजरायल के दूतावास के बाहर ब्लास्ट भले छोटा हो, लेकिन किसी बड़ी साजिश की आशंका से अभी इनकार नहीं किया जा सकता। 2012 में भी प्रधानमंत्री आवास के पास इजरायली दूतावास की कार में ब्लास्ट को निशाना बनाया गया था। उस हमले में भी नुकसान बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन जांच में सामने आया था कि साजिश बड़ी थी। इसीलिए देश भर के सभी हवाई अड्डों, अहम ठिकानों, सरकारी इमारतों की सुरक्षा को अलर्ट पर रख दिया गया है। मुंबई में इजरायल के वाणिज्यिक दूतावास और यहूदी सेंटर खबाड हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ पीछे देख लीजिए आप, यहाँ पे मार्क्समैन और जो स्पेशलाइज्ड यूनिट्स है मुंबई पुलिस की, वो यहाँ पे खड़ी है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड अपने जो स्निफर डॉग्स हैं उनको लेकर पूरा ऊपर गई थी और यूनिट 13th फ्लोर पे जो इजरायली काउंसलेट का जो दफ्तर है वहाँ उसको पूरा सैनिटाइज किया गया। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। दिल्ली में हुए इजरायली एम्बेसी के पास ब्लास्ट को देखते हुए पुलिस खबाड हाउस, जो कि मुंबई कोलाबा में स्थित है, वहां पर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ा रही है। यहां पर अभी पुलिस के कुछ वरिष्ठ अफसर यहां पर पूछताछ करके गए हैं। खबाड हाउस के जो यहां पर लोग तैनात हैं उनसे बातचीत करके गए हैं। यहां पर एक आर्मर्ड वैन और कुछ पुलिसकर्मी हमेशा तैनात रहते हैं, उनसे बातचीत करके गए हैं। कुछ अन्य पुलिसकर्मी भी खबाड हाउस पर भेजे जा रहे हैं। इजरायली दूतावास पर ब्लास्ट के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री गाबी अश्केनाजी से बात की और कहा कि हम ब्लास्ट को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। आज तक ब्यूरो। आखिरकार मुंबईकरों का 10 महीने से भी ज्यादा का इंतजार खत्म हुआ। आम मुंबईकरों को 1 फरवरी से उनकी लाइफलाइन फिर से वापस मिलने वाली है। माना जा रहा है कि लोकल बंद होने की वजह से बहुत लोगों को काम छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे में यह आम लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। हालांकि अभी जब पहले की तरह जब चाहे वाला सफर मुमकिन नहीं होगा, आम लोगों के लिए एक समय सीमा दी गई है जिसमें वो सफर कर सकेंगे। मुंबईकरों ने लोकल को कितना मिस किया, इसका सबूत है लॉकडाउन के दौरान वायरल हुए ये वीडियोस। अरे धक्का कौन मार रे? लोकल को मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है। पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लगने के बाद मुंबई लोकल को बंद कर दिया गया था। जून में आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए लोकल शुरू की गई। आम आदमी को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। लोकल दूसरे साधनों के मुकाबले मुंबई में समय और पर्स दोनों के लिए किफायती है।
सरकार ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि बहुत दिन से सब पब्लिक हैरान हो रहा था। अगर ट्रैवल बस से या करे तो 2-2, 3-3 घंटा लगता था। इससे ये जो ट्रैवलिंग रहेगा ना, वो अपन जल्दी काम पे पहुंच जाएगा और वहाँ से अपने को कोई वो नहीं मिलेगा। अच्छा है, चालू हो रही है, हम पब्लिक को मान लो राहत मिलेगी। सबका कोई नहीं पहुंच रहा है, कोई ड्यूटी में नहीं पहुंच रहा है, तो इससे टाइम पे ड्यूटी कर सकता है, अपना रोजी रोटी चला सकता आदमी। बंद होने की वजह से तो कितने जन के रोजी रोटी मर गई। बहुत अच्छी बात है सर जी, जो चालू हो गया। आम आदमी बहुत परेशान था, ट्रेवल की प्रॉब्लम थी, बहुत सारी समस्या थी। 1 फरवरी से मुंबई लोकल दिन की अपनी पहली सेवा शुरू होने से सुबह 7 बजे तक, दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक और फिर रात 9 बजे से ट्रेन सेवाओं के समाप्त होने तक आम लोगों के लिए शुरू की जा रही है। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक और शाम 4 बजे से 9 बजे तक मुंबई लोकल ट्रेन केवल आवश्यक सेवाओं में लगे स्टाफ के लिए ही चलाई जाएगी। आम यात्री लोकल में उस समय सफर नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस टाइमिंग से 10 से 5 की नौकरी करने वाले आम आदमी को कितना फायदा होगा, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी नेता और प्रवक्ता राम कदम ने ट्वीट किया है, लोकल ट्रेन शुरू करने का फैसला 5 महीने देर से महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही के कारण हुआ। मंदिर के पहले बार खोलने की जल्दबाजी करने वाली एनडीए सरकार क्या इस बात का जवाब देगी? जो समय उन्होंने निर्धारित किया है सुबह 7 बजे से पहले और रात 9 बजे के बाद ट्रेन, इससे किसे फायदा? क्या फिर से बार वालों की चिंता? इनके देरी के फैसले से लाखों लोगों का नुकसान हुआ है। दूर रहने वालों की नौकरियां जा चुकी हैं। कब सरकार होश में आएगी? कोरोना वायरस के कारण मुंबई में लोकल सर्विस को मार्च 2020 में सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके बाद जून से आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए लोकल की अनुमति दी गई थी। बाद में महिलाओं को भी लोकल में यात्रा की अनुमति दे दी गई। कोरोना महामारी के कारण सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र को उठाना पड़ा है। महाराष्ट्र में कोरोना की चपेट में 20,18,000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं और करीब 51,000 लोगों की जान जा चुकी है। आम लोगों ने लोकल शुरू करने का स्वागत किया है, पर एक्सपर्ट्स को चिंता है कि कहीं लोकल कोरोना की सुपर स्प्रेडर न बन जाए और मुंबई में कोरोना की दूसरी वेव आ जाए। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबईकरों से अपील की है कि लोकल में यात्रा के दौरान सभी नियमों और कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करें। लापरवाही हमारे और दूसरों के लिए मुसीबत बन सकती है। मुंबई से पंकज उपाध्याय, लतीफ शेख और एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो।